हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से फर्टिलाइजेशन। देखिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इससे पहले हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, इनके बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं। और इन गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमने ये जाना था कि किस तरीके से मेल गैमेट अर्थात स्पर्म का और फीमेल गैमेट अर्थात ओवम का निर्माण होता है। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अब हमारे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि जब दोनों गैमेट हमारे पास बन गए हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बारे में। तो देखिए, निषेचन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। निषेचन से हमारा तात्पर्य होता है नर और मादा युग्मकों के पास में आने और उन दोनों के प्राक केंद्र यानी प्रोन्यूक्लियाई के आपस में मिलकर जायगोट बनाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में दो बातें हमारे सामने आई हैं। फर्टिलाइजेशन में पहली बात तो हमारे सामने ये आई है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों का एक दूसरे के पास आना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन तभी होगा तो दोनों गैमेट किस प्रोसेस से एक दूसरे के पास आते हैं, तो दोनों का एक दूसरे के पास आना, निकट आना, और पास आने के बाद उन दोनों के प्रोन्यूक्लियाई का, प्राक केंद्रकों का मिलना। प्रोन्यूक्लियाई क्या होते हैं, इसे हम अब डिटेल से भी चर्चा करेंगे, तो हम बात करेंगे कि प्रोन्यूक्लियाई क्या है। तो दोनों गैमेट पास आते हैं, दोनों के प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन करते हैं और इस फ्यूजन से द्विगुणित डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। इस पूरी प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये इसे टू टाइप्स में बांटा जा सकता है। फर्टिलाइजेशन के जो दो प्रकार हैं, इन प्रकारों में पहला जो प्रकार होता है, फर्स्ट होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स बाह्य निषेचन और इंटरनल मतलब आंतरिक निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नाम ही बता रहा है बाह्य निषेचन, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं उनका फ्यूजन बॉडी से बाहर, शरीर के बाहर किसी बाह्य माध्यम में, जैसे कि जल वगैरह है, उसमें हो जाता है। तो यदि गैमेट्स बाह्य माध्यम में निषेचन करते हैं या शरीर के बाहर निषेचन करते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यदि गैमेट्स का निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यदि गैमेट्स आपस में मिलते हैं, निषेचन करते हैं, तो हम इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल्स की बात करें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है जैसे फ्रॉग, इसके अलावा बात करें तो स्पंज, सी अर्चिन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे ये बात माइंड में लाना जरूरी है कि अधिकांश परिस्थितियों में बच्चे क्या सोचते हैं एग्जाम के समय कि जो जीव जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जलीय जीव होंगे तो वो एक्सटर्नल ही करेंगे। वाटर में रहने वाले जीव इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे फिश है, बहुत सारी फिश हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि वो जल में पाई जाती है। मेंढक है, वो जल में और स्थल में दोनों में रह सकता है, लेकिन फिर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। तो पानी में रहने वाले जीव मोस्टली, मेंढक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, सॉरी। तो पानी में रहने वाले मोस्टली जो जीव हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी उनमें हो सकता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन पर। जैसा कि हमने कहा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है, तो बहुत ज़्यादा विकसित जो प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसकी हम बात करें तो जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, फिश तो हुई, एवीज है, मैमेलिया है, सरीसृपों में, पक्षियों में, स्तनधारियों में, अधिकांश मछलियों में, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दोनों जो गैमीट होते हैं उनका आपस में मिलन होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में से कौन सा फर्टिलाइजेशन बेस्ट होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल? तो देखिए मुख्य रूप से इंटरनल फर्टिलाइजेशन को ही एनिमल्स के लिए बेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यदि बॉडी से बाहर बाह्य माध्यम में निषेचन होगा तो निश्चित बात है कि जो जीव का डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो भी शरीर के बाहर होगा, और शरीर के बाहर यदि भ्रूण का विकास होगा तो उस भ्रूण के विभिन्न कारणों से नष्ट होने की संभावना रहेगी। उन कारणों में एक कारण ये भी हो सकता है कि वो बाह्य क्लाइमेटिक जो चेंजेज हैं उनकी वजह से एम्ब्रियो नष्ट हो जाए, या कोई प्रीडेटर्स हैं, शिकारी जो है वो उनको खा के नष्ट कर दे। तो कई तरीके हो सकते हैं कि जिससे जीव नष्ट हो सकता है। इसके अलावा बाह्य निषेचन में क्या है, युग्मकों के गैमेट्स के आपस में एक दूसरे के पास आने की संभावना भी कम रहती है। उसके लिए जरूरी रहता है कि दोनों गैमेट एक दूसरे के पास ही उत्सर्जित किए जाएं, तो उनके मिलने की संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर फर्टिलाइजेशन की जो रेट है वो सक्सेस रेट वो भी कम होती है, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की जो रेट है वो भी कम होती है, और एम्ब्रियो के पूर्ण रूप से विकसित होने के और चांस कम होते हैं। प्रेडेटर्स द्वारा या क्लाइमेटिक चेंजेस द्वारा नष्ट होने के चांस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अधिक होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें भ्रूण का विकास या तो अंडे के शेल के अंदर होगा, कवच के अंदर होगा, या एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो उसकी जो फीमेल है, फीमेल के यूट्रस में होगा, गर्भाशय में होगा। और दोनों ही कंडीशंस में वो जो एम्ब्रियो है उसको सुरक्षा प्राप्त होती है, अंडे के शेल से भी प्राप्त होती है सुरक्षा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि यूट्रस के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है विविपेरस प्राणियों में, जैसा कि होता है मैमल्स में, मेमिलिया के जो प्राणी होते हैं अधिकांश उनमें, तो वहाँ भ्रूण की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेस्ट होता है। ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसा कि हमने कहा शरीर से बाहर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए तरल माध्यम जैसे पानी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसी कोई खास शर्त नहीं होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें मैथुन क्रिया की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मैथुन क्रिया की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें गैमीट जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंटरनल में कम मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स के मिलने की जो दर है, फ्यूजन की जो रेट है वो कम होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में श्योरिटी ज़्यादा होती है। वहाँ एक्सटर्नल में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की सक्सेस रेट कम होती है, इंटरनल में ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंस हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में किए जा सकते हैं। इनके साथ हम एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजीली एग्जाम के दृष्टिकोण से सॉल्व हो जाता है। तो ये तो हमारी बात हुई फर्टिलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के टाइप्स के बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, आवश्यक कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो फर्टिलाइजेशन के सक्सेस के लिए जरूरी है। तो देखिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं निषेचन के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस देखिए। सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन के लिए तरल माध्यम, एक्वेटिक मीडियम होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली इसके लिए युग्मकों की संख्या, ठीक है, ज्यादा होना जरूरी है। ज्यादा युग्मकों का उत्पादन,
प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। थर्ड, नर युग्मक जो है उसका गतिशील निषेचन के लिए ये भी बहुत आवश्यक होता है, उससे निषेचन की जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाती है कि मेल गैमीट जो है वो गतिशील है। नर युग्मक का गतिशील मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। इसके अलावा चौथी कंडीशन है युग्मकों को पास पास विसर्जित करना, पास पास स्खलित करना। ठीक है, युग्मकों को पास पास विसर्जित करना। नियर इजैक्यूलेशन ऑफ गैमीट। यस, इसके अलावा सफल निषेचन के लिए और क्या शर्तें होती हैं? सफल निषेचन के लिए एक शर्त ये भी है कि एक सिंगल गैमीट ही एग के अंदर प्रवेश करे, सिंगल मेल गैमीट ही एग के अंदर प्रवेश करे। वैसे तो हम प्रोसेस में पढ़ेंगे कि अंडे के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं जिन कि केवल एक गैमीट ही अंडे के अंदर प्रवेश कर पाता है, लेकिन बाई चांस यदि एक से ज्यादा गैमीट एग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो कंप्लीट एम्ब्रियो का विकास नहीं हो पाता, एम्ब्रियो बीच में ही जो है मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो केवल सिंगल स्पर्म का प्रवेश करना ही सफल निषेचन के लिए आवश्यक है। एक ही शुक्राणु का प्रवेश, तो हम ये लिख सकते हैं, इस हेडिंग को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। निषेचन की बजाय सफल निषेचन के लिए आवश्यक एक ही शुक्राणु का प्रवेश, मोनोस्पर्म। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो फर्टिलाइजेशन की रेट जो है उसके सक्सेस होने को बढ़ाते हैं, तीव्र करते हैं। इसके बाद हमारी बात होती है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की जो मैकेनिज्म है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।